चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे सूचना का अधिकार। ये नवंबर का पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, अभी देखो उसका सेकंड पार्ट है ये। सेकंड पार्ट में क्या है कि सूचना का अधिकार सुर्खियों में क्यों था ये, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को क्रमशः केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग में रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी क्या हर जगह है। चलिए, तो इससे संबंधित कुछ तथ्य के बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन रिक्तियों को न भरने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक डेड लेटर हो जाएगा। अंजलि भारद्वाज एवं अन्य बनाम भारत संघवाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया। हालांकि केंद्र और राज्य ने अभी तक कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया है। इन रिक्तियों से बड़ी संख्या में मामले लंबित हो गए हैं और अपीलों और शिकायतों के निपटान में अत्यधिक देरी हो रही है। बात करें अगर केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और सूचना का अधिकार अधिनियम 2019, सीआईसी केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका गठन 2005 आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। आयोग के क्षेत्राधिकार में सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारी आते हैं। आरटीआई 2019 में संशोधन किया गया था। आरटीआई अधिनियम में केंद्र सरकार नियम बनाकर केंद्र राज्य दोनों स्तरों पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के कार्यकाल की अवधि और वेतन निर्धारित कर सकती है। ये कब हुआ? 2019 की बात है ये। 2019 में दो बातें हुई थी, एक तो हम वेतन की बात करेंगे और एक अवधि। जैसे हम बात करें तो वेतन और कार्यकाल की अवधि, इस पे वेतन में डिस्टर्ब है। वेतन और कार्यकाल की अवधि, ये दो चीजें सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत अधिसूचित किया गया था कि सीआईसी और आईसी चीफ केंद्रीय सूचना आयोग और सूचना आयोग इंफॉर्मेशन कमीशन 3 वर्ष की अवधि, ये सब किस कब किए? 2019 की बात की है। 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। इससे पहले 2005 के अधिनियम में 5 वर्ष की निश्चित कार्यकाल 65 वर्ष या सेवेंटी की आयु थी। मतलब 3 साल, 5 साल या फिर 65 साल। ये जब 2005 के बाद जब अधिनियम बना था, लेकिन 2019 में इसको क्या किया गया? संशोधन किया गया और संशोधन करके इसको जो कार्यकाल की अवधि है वो 3 वर्ष कर दिया गया। और संशोधन ये में यह भी सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि आईस इंफॉर्मेशन कमीशन पद से हटने के भय के बिना प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति भी अपनी शक्तियों का उपयोग कर सके। सूचना का अधिकार आरटीआई के बारे में अगर हम बात करें तो आरटीआई का तात्पर्य है कि कोई भी भारतीय नागरिक राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालयों और विभागों से कोई भी सूचना जिससे वह सार्वजनिक जानकारी माना जाता है प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। सबसे पहले बात करी कि आखिर आरटीआई है क्या ये। तो आरटीआई का तात्पर्य यह है कि कोई भी भारतीय नागरिक, क्या है, भारतीय नागरिक होना चाहिए वो, राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालयों और विभागों से कोई भी सूचना जिसे सार्वजनिक जानकारी माना जाता है प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम विवाद में यह निर्देश दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत तो हम लोग देखना ठीक है। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने श्री फुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम विवाद में यह निर्देश दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई वाक्य व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तत्व आरटीआई से। अच्छा, इसलिए क्योंकि सूचना के बिना नागरिक अपने वाक्य व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकता है। 1986 श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम अनुच्छेद 19 वाक्य व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
बिना बिना जानकारी के, सूचना के बिना क्या। आरटीई 2005 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान लिया। आरटीई अधिनियम 2005 ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान लिया। कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय डीओपीटी यूपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग आरटीए अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। कर्म कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नोडल एजेंसी है लागू करने वाली। यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन? डीओपीटी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आरटीए अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधान एक नजर में अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। सबसे पहले धारा एच, लोक प्राधिकारी पब्लिक ऑथोरिटी का तात्पर्य किसी ऐसा प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त शासी संस्था से जिसे संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया। ध्यान रहे, लोक प्राधिकारी पब्लिक ऑथोरिटी का तात्पर्य सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर पब्लिक ऑथोरिटी किसको बोलेंगे। पब्लिक ऑथोरिटी तो जो संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक ऑथोरिटी। संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा स्थापित किया गया या फिर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश के जरिए स्थापित या गठित किया गया हो, इसमें निम्नलिखित शामिल है। ऐसी संस्था जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है या जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से वित्त पोषित है। मतलब लोक प्राधिकारी जो मतलब ये जो आरटीआई का जो डेफिनेशन था हम लोग का कि कोई भी नागरिक राज्य या केंद्र के कार्यालय और विभागों से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। तो ये केंद्र और राज्य का जो कार्यालय है इसमें इसमें डिफाइन किया गया है कि वो क्या हो, लोक प्रतिनिधित्व का पब्लिक अथॉरिटी लोक प्राधिकारी मतलब से रिलेटेड। तो उसमें कौन कौन से आएंगे? तो संविधान द्वारा अगर जिस उसके संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो, संसद के कानून या फिर राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा बनाया गया, या सरकार के द्वारा आदेश जारी करके या अधिसूचना जारी करके स्थापित किया गया है। या फिर हम इसको और बोल सकते हैं कि सरकार का स्वामित्व हो, नियंत्रण हो या सरकार द्वारा वित्त पोषित होता हो। गैर सरकारी संगठन जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराए गए फंड से वित्त पोषित, ये हमारा क्या है? लोक प्राधिकारी पब्लिक ऑथोरिटी। 41B ये धारा वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। इसके तहत ऐसी सूचनाओं की सूची प्रदान की गई है जिसका लोक प्राधिकारियों द्वारा स्वतः संज्ञान या अग्र सक्रिय आधार पर प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। धारा सेक्शन कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है उसे केंद्रीय लोक सूचना आयोग CPIO या फिर राज्य लोक सूचना आयोग के को लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुरोध करना होता है। इसके तहत PIO द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए अधिकतम समय सीमा तय की गई है PIO द्वारा। इसके द्वारा PIO लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी। इसके तहत कुछ मामले में सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान की गई, समय सीमा भी है और छूट भी है। आरटीए अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रदान करने से छूट हाल ही में केंद्र सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के माध्यम से आरटीए अधिनियम 2005 की धारा 24(2) के तहत एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल शट इन को आरटीए अधिनियम के दायरे से छूट प्रदान की गई है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके द्वारा सर्टिन को आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में भी शामिल किया गया। आरटीआई अधिनियम की धारा 24 में यह प्रावधान किया गया है कि आरटीआई कानून दूसरी अनुसूची में शामिल किए गए आसूचना इंटेलिजेंस
और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगा। हालांकि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना को इस उपधारा के तहत छूट नहीं दी जाएगी। बात करें तो दूसरी अनुसूची में रॉ, आईबी, मतलब जो दूसरी अनुसूची बना दिया गया है, जो अधिनियम है, आरटीआई अधिनियम, उसमें एक अनुसूची बना दी गई है। उसमें कुछ कुछ पॉइंट को हम लोग उसमें रख दिए, जिससे उस मतलब उस अनुसूची के अंदर जो जो पॉइंट होंगे, मतलब जो जो टॉपिक होंगे, उस टॉपिक पे हम लोग सूचना हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। रॉ है उसमें, आईबी है उसमें, और सुरक्षा एजेंसी शामिल है। 13 को इस सूची में शामिल करने के बाद टोटल इसमें कितनी 27 एजेंसियां हो गई है। मतलब दूसरी अनुसूची में टोटल 27 एजेंसी। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत अन्य छूटों में शामिल धारा 8 ये बोलता है कि सभी छूटों की ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से भारत की संप्रभुता और अखंडता, ये धारा 8A, भारत की संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा, राजनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, अन्य देशों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो, उसको भी आरटीआई से हम लोग सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से न्यायालय की अवमानना होती है, प्रकट नहीं की जाएगी। ऐसी सूचना जो संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हक उल्लंघन होता है, नहीं प्रकट की जा सकती। ऐसी सूचना जो वाणिज्य गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट या बौद्धिक संपदा से जुड़ी होती है, जिसे प्रकट करने से किसी तीसरे पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो, प्रकट नहीं की जाएगी इसमें। हालांकि यदि सक्षम प्राधिकारी तो यह लगता है कि लोक हित में ऐसी सूचना प्रकट करना जरूरी है, तो वह ऐसी सूचना प्रकट करने की अनुमति दे सकता है। किसी व्यक्ति को उसकी वैधानिक संपदा, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप से संबंधित सूचना के मामले में, इसमें क्या है आरटीआई में प्रावधान। हालांकि यदि सक्षम प्राधिकारी को यह लगता है कि लोक हित में ऐसी सूचना प्रकट करना जरूरी है, लोक प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी या फिर लोक प्राधिकारी करना जरूरी है, तो ऐसी सूचना प्रकट करने की अनुमति दे सकता है। किसी विदेशी सरकार से विश्वास पर प्राप्त सूचना, किसी विदेशी सरकार से विश्वास पर प्राप्त सूचना। नंबर 1, ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से किसी व्यक्ति को का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। नंबर 2, ऐसी सूचना जो अपराधों की जांच या गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहा हो। मंत्रिमंडल के दस्तावेज जिसमें मंत्री परिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श दस्तावेज शामिल होते हो। ऐसी सूचना जो किसी व्यक्तिगत सूचना से संबंधित हो, जिसे प्रकट करने का किसी सार्वजनिक क्रियाकलाप या हित से कोई संबंध न हो, या जिससे निजता का अनावश्यक उल्लंघन हो। मतलब ये क्या है, किसी व्यक्ति को उसकी वैस वैश्व वैश्वासिक संपदा, संबद्धता, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप से संबंधित सूचना के मामले में, यदि सक्षम पदाधिकारी को लगता है कि लोकहित में ऐसी सूचना प्रकट करना जरूरी है, तो वह ऐसी सूचना प्रकट करने की अनुमति दे सकता है। वो क्या हो सकता है, सूचना विदेशी सरकार से विश्वास पर प्राप्त सूचना, इसको ये प्रकट कर सकता है, अनुमति दे सकता है इसको सूचना को प्रकट करने की। और भी इसमें है जो हम लोग अभी बात की, किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने पर किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सूचना खतरे में पड़ सकती है, अनुमति नहीं दी गई। 8(2) में कहा गया है कि यदि सूचना के प्रकटीकरण के कारण लोक हित होने वाला लाभ संरक्षित हित के नुकसान से अधिक है, तो आरटीआई अधिनियम की धारा 8A और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1983 के तहत छूट प्राप्त जानकारी का खुलासा किया जा सकता है। चिंताएं क्या है भैया, इसमें सबसे पहले तो हम पॉइंट नोट करेंगे कि रिकॉर्ड का खराब रख रखाव और संरचना और कर्मचारियों की कमी, अत्यधिक विलंब और देरी, धमकी और हिंसा, जागरूकता की कमी है। ये हम लोग को 5 पॉइंट हमेशा याद रहना चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर 1, रिकॉर्ड का खराब रख रखाव और संरचना और कर्मचारियों की कमी, अत्यधिक विलंब और देरी, और धमकी और हिंसा, और जागरूकता की कमी। ये 5 पॉइंट एक बार फिर हम इसको पढ़ेंगे, अब उसको एक्सप्लेन करेंगे क्या चिंता है। तो इसका रिकॉर्ड का जो है खराब रख रखाव,
आरटीआई आवेदकों को कई कारणों से सूचना देने से इनकार कर दिया जाता है, जैसे रिकॉर्ड की कमी, रिकॉर्ड उचित प्रारूप में नहीं है या फिर गुम। विशेषकर उन मामलों में सूचना देने से इनकार कर दिया जाता है जब इमारतों, भू स्वामित्व और अधिकारियों के हस्तांतरण पर सूचना मांगी जाती है। और संरचना और कर्मचारियों की कमी तो है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स स्टडी के अनुसार 12-13 और 19-18-19 के बीच आरटीआई याचिकाओं की कुल संख्या 83% वृद्धि हुई है। हालांकि उन्हें संभालने के लिए निर्धारित सीपीआईओ सीपीआई केंद्रीय सूचना आयुक्त की संख्या में केवल 13% की ही बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ते आरटीआई आवेदनों को संभालने के कर्मचारियों की कमी को उजागर करता है। इसके अलावा मणिपुर की बात करें, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब में सूचना आयुक्त के बिना काम कर रहे हैं। अत्यधिक विलंब और देरी, देश के कई आयोग में अपील और शिकायतों के कारण मामले के निपटान में अत्यधिक देरी हुई। इससे आरटीआई कानून निष्प्रभावी हो गया है। इसमें बात करें तो सतर्क नागरिक संगठन के एक अध्ययन के अनुसार 2022 तक लगभग 3.14 लाख अपीलें और शिकायतें लंबित। धमकी और हिंसा की अगर बात करें, पिछले 15 वर्षों में आरटीआई आवेदन दायर करने वाले 80 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई। क्रिटिकल कंडीशन है, जबकि 175 अन्य लोगों पर हमला किया गया। इसके अतिरिक्त कई आवेदकों को उत्पीड़ित किए जाने की सूचना भी दर्ज की गई। जागरूकता की कमी, आरटीआई अधिनियम के लागू होने के बाद से ही इस अधिनियम के तहत अपने अधिकारों के बारे में जनता के बीच जागरूकता की कमी रही है। इस कारण विशेष रूप से ग्रामीण भारत में इन कानून कम उपयोग हो रहा है, इस कानून का कम उपयोग हो रहा है। आगे की राह क्या होनी चाहिए, क्या इस बैंक होना चाहिए मेरा? तो रिक्तियों को सबसे पहले भरिए भाई, जागरूकता फैलाइए, सुरक्षा दीजिए जिनको जिनको वो हत्या हो गई ना से हो, प्रशिक्षण और अगर शक्य रिक्त रिक्तियों को भरना, लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटान करने तथा बढ़े हुए कार्यभार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सीआईएस, सीएस और आईसीएस की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। सीआईएस और आईसीएस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और उसी में हो जाएगा आपका क्या, सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो सीपीआईओ है और आईओ आई से। इसके अलावा 2019, नहीं ये सी आई सी करेंगे, ये था सीपीआईओ, सीपीआईओ, ये वाला पॉइंट हम लोग शायद नहीं पढ़ेंगे। आरटीआई अधिनियम का महत्व क्या है, इसके महत्व को भी देख लेते हैं। तो नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने के का अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार को कम करने और लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए उपयोगी बनाने में मदद करता है। बेहतर संचार के जरिए सरकार व लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। सरकारी रिकॉर्ड डेटाबेस के प्रबंधन में सुधार करने में सहायता प्राप्त करता है। सरकार की कार्य प्रणाली के संबंध में नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। ये तो हम लोग देख लिया। चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं सी आई मतलब इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। इसके अलावा 2019 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हर एक पदों को 3 माह के भीतर भरा जाना चाहिए।
जागरूकता की कमी है, नागरिकों को अनेक उनके अधिकार, आवेदन करने के तरीकों और पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लाभ के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही इसे स्कूल कॉलेज पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। सुरक्षा, लोक हित में सुरक्षा का प्रकटीकरण करने वाले विसिल ब्लोअर को सुरक्षा हेतु कानूनी प्रावधान को मजबूत करना चाहिए। साथ ही सूचना प्रदान करने वालों के लिए एक सुरक्षित परिवेश का निर्माण करना आरटीआई अधिनियम की सफलता के लिए आवश्यक है। सरकारी अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। सरकारी अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम के प्रावधान से अवगत करना, पीआईओज के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि उन्हें आरटीआई अधिनियम और उसके कार्यान्वयन पर अपडेट जानकारी प्रदान की जा सके। अगर सक्रिय प्रकटीकरण, लोक प्राधिकारी को औपचारिक आरटीआई अनुरोधों को बिना सक्रिय रूप से सूचना का प्रकटीकरण करना चाहिए। इससे आरटीआई आवेदनों का बोझ कम हो सकता है और शासन संरचना में पारदर्शिता बढ़ सकता है। तो ये था हम लोग का। अब हम बात करेंगे किसकी, विशेष श्रेणी का दर्जा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। हाल ही में बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य के विशेष श्रेणी दर्जा देने हेतु एक संकल्प पारित किया है। इस संकल्प में केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि वो बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा देने का विचार करें। अच्छा ठीक है, वो बिहार को स्पेशल दर्जा ये पॉलिटिकल तो है ही, बट इससे हम लोग संबंधित क्या देख सकते हैं। निम्नलिखित के आधार पर बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग की जा रही है। राज्य में गरीबी, पिछड़ापन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, राज्य के उत्तरी क्षेत्र नियमित रूप से बाढ़ से प्रभावित होता है, जबकि दक्षिणी भाग में गंभीर सूखा पड़ता है। हम लोग आते हैं उत्तरी भाग। राज्य के विभाजन के कारण ज्यादातर उद्योग झारखंड के हिस्से में चले गए थे। इससे राज्य में रोजगार और निवेश अवसरों में अत्यधिक कमी आई। बिहार के अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। क्या तो सबसे पहले गरीबी है, पिछड़ापन है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, राज्य के उत्तरी क्षेत्र नियमित रूप से बाढ़ से प्रभावित है और दक्षिणी क्षेत्र गंभीर सूखे से प्रभावित है। राज्य में विभाजन के कारण ज्यादातर उद्योग झारखंड में चले गए, शिफ्ट हो गए और इसकी वजह से रोजगार और निवेश के अवसरों में अत्यधिक कम है। बिहार के साथ साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये दोनों भी क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग करते रहते हैं, बट अभी तक मिला नहीं। अच्छा, विशेष जो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो प्रदान की जाती है किसी स्टेट, तो उसके मानदंड क्या है। तो मानदंड की बात करें तो वो क्या होना चाहिए, पहाड़ी और दुर्गम इलाका होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, कम जनसंख्या घनत्व और या राज्य में जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। जनसंख्या घनत्व कम कम और जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा। पड़ोसी देशों से लगी सीमाओं का पर सामरिक और आर्थिक और अवसंरचना संबंधी पिछड़ापन, ये तो है हमारे। राज्य वित्त के स्रोत का अनिश्चित का होना, ये भी है, बोल सकते हैं राज्य वित्त के स्रोत का अनिश्चित होना। शराब बंद कर दिया गया अभी, तो फिर उससे जो रेवेन्यू आते थे वो भी खत्म हो गया। अगर हम बात करें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में, तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों हेतु किए जाने वाला एक तरह का वर्गीकरण, यह दर्जा उन राज्यों को उनके विकास में सहायता के लिए दिया जाता है जो किसी तरह से भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे होते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की शुरुआत 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई। इसका उद्देश्य था कि विशेष विकास बोर्डों का गठन करके और स्थानीय लोग को राज्य की सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्थाओं आदि के आरक्षण प्रदान करके कुछ पिछड़े राज्यों को लाभान्वित करना। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्यों को गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के आधार पर अनुदान प्राप्त होता है। गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के आधार पर
अनुदान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों के आधार पर कुछ निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान की जाती है, जो हमने अभी देखा कौन कौन से। तो इस पॉइंट पे हमने क्या देखा कि 1969 पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर इसको शुरू किया गया था। विकास बोर्डों का गठन करके और स्थानीय लोगों को राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्था आदि के आरक्षण प्रदान करके कुछ पिछड़े राज्यों को लाभान्वित करना है। अनुदान कैसे मिलता है, तो गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के हिसाब से इसके जो प्रदान करने के जो मानदंड कौन कौन से, पहाड़ी क्षेत्र दुर्लभ, कम जनसंख्या घनत्व, पहाड़ी देशों में लगी सीमा पर सामरिक परिस्थिति और आर्थिक अवसंरचना संबंधी पिछड़ापन हो, और राज्य हित के स्रोत का अनिश्चितता। 1969 में 3 राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान किया गया। इसमें थे जम्मू कश्मीर पहला, उसके बाद थे आसाम और उसके बाद थे नागालैंड। वर्तमान में 11 राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। ये राज्य की अगर हम बात करें तो ये है आपका असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। अभी वर्तमान में टोटल 11 स्टेट ऐसे हैं इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिला है। भारत के संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, आर्टिकल 371, 371A, 371H और 371J प्रावधान किए गए। कहता है कि संविधान किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करता। संविधान में कोई भी ऐसा वर्गीकरण नहीं किया गया है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अब किसी भी राज्य को 14वें वित्त आयोग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद किसी भी नए राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिलेगी। 14वें वित्त आयोग में ये बोला गया। बहुत हो गया, ये मिल गया। विशेष श्रेणी के राज्य कर से संबंधित लाभ क्या होता है, तो केंद्रीय सहायता मिलेगी, वित्त पोषण होगा, खर्च नहीं किए गए फंड की निरंतरता रहेगी, और प्रोत्साहन दिया जाएगा इसमें। बस इसी चीज को लिख देते हैं, केंद्रीय सहायता। अतीत में गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के तहत निर्धारित कुल केंद्रीय सहायता का लगभग 30% भाग स्पेशल कैटेगरी राज्यों को मिलता है। हालांकि 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद इस आवंटन को केंद्र विभाजनीय करों के साथ एकीकृत करके कर दिया गया। साथ ही इसका विस्तार सभी राज्यों के लिए कर दिया गया। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र और विभाजनीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की थी। हालांकि 15वें वित्त आयोग ने 1% घटाकर 41% की सिफारिश की थी। 1% वो जम्मू कश्मीर स्टेट बना, वहां से सारे स्टेट्स। वित्त पोषण की बात करें तो स्पेशल कैटेगरी जो स्टेटस राज्यों के मामले में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को क्रमशः 90 और 10, 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार के अनुपात में वित्त प्रदान करना होता है। समान श्रेणी के राज्यों के मामले में यह अनुपात 60-40 या फिर 80-20 होता है। बात करें अगर खर्च नहीं किए गए फंड का, वो निरंतरता बनी रहती है उसकी। खर्च न किए गए धन के मामले में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्य आगामी वित्त वर्षों में इसे खर्च कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्हें यह राशि केंद्र को वापस करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रोत्साहन की बात करें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्यों को नए उद्योगों स्थापित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स यानी कॉर्पोरेट कर पर भी महत्वपूर्ण रियायत मिलती है। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्यों को ऋण स्वैपिंग और ऋण राहत योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है। चिंताएं क्या है इससे, तो मानदंड की बात करें अगर तो वो चिंता की बात है। अंतर्राज्यीय असमानता है, राजकोषीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मिलता है, राजकोषीय बोझ बढ़ती है इससे। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों पर राज्यों के बीच आम सहमति का अभाव है। राज्यों के बीच आम सहमति का अभाव है। मानदंड जो है इसके सीमावर्ती और व हिमालयी राज्य होने के कारण उत्तराखंड को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान किया गया था। वही झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को अधिकांश विकास संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड से पिछड़ा होने के बावजूद भी इस दर्जे से वंचित कर दिया गया। ये तो असमानता है इसमें, इसके बीच में सहमति और समानता देखा जाएगा। हिमालय के मतलब हिमालय स्टेट होने के कारण उत्तराखंड को मिला,
स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो अधिकांश विकास विकास संबंधी मानदंडों में उत्तराखंड से भी पिछड़ा होने के बाद, ये उत्तराखंड को मिला है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, लेकिन उससे भी पिछड़े स्टेट की बात करें तो वो झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, उनको नहीं मिला है। अंतर्राज्यीय असमानता है, कुछ राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने से अंतर्राज्यीय असमानता को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप असंतुलित आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं बन सकती है। असंतुलित आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं बिल्कुल बनेगी। राजकोषीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन, ऋण स्वैपिंग और ऋण राहत योजनाएं अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों को उनकी ऋण भुगतान क्षमता से अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करती है। परिणाम स्वरूप राज्यों को दीर्घकालिक देयताएं सृजित होती है। उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया गारंटी 20% और हिमाचल प्रदेश में 10% है। राजकोषीय बोझ फालतू के बढ़ते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के आवश्यक धनराशि 90% भुगतान केंद्र सरकार करती है, जबकि समान श्रेणी में राज्यों के मामले में यह 60%। इसके परिणाम से केंद्र सरकार के संसाधनों पर दबाव और अत्यधिक बढ़ जाता है, या और अधिक बढ़ जाता है। आगे की राह क्या होनी चाहिए हमारी, निर्भरता को कम किया जाए। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्यों की केंद्रीय सहायता पर निर्भरता को कम करने के लिए स्थानीय उद्योगों और संरचना निर्माण और अर्थव्यवस्था के विविधीकरण को बढ़ावा जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। मानदंड को यह हटाइए भाई। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड की समीक्षा की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपनाए जाने वाले मानदंड इन राज्यों के समक्ष आने वाली विशेष तरह की चुनौतियों को दर्शाते हो, साथ ही इसके संबंधित हितधारकों में से प्राप्त इनपुट पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को संशोधित किया जा सकता है। इसमें राज्य के इसके सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के साथ साथ कम संसाधन आधार आदि को भी शामिल किया जा सकता है। अंतर्राज्यीय सहयोग की बात करें तो चुनौतियों का समाधान करना है तो सहकारी संघवाद को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्यों के बीच सहयोग एवं ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए जाना चाहिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्यों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों और अनुभवों को निरंतर प्रदान किया जा सकता है। बात करें तो थोड़ा सा ये देखते हैं, उस पर देखेंगे शॉर्ट न्यूज। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस समाप्ति के बाद आगे की कोर एवं वैकल्पिक योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कोर और वैकल्पिक योजनाओं में विभाजित किया जाना चाहिए। अगर इसको खत्म किया जाए तो क्या होना चाहिए आगे में, ये होना चाहिए कि कोई भी केंद्र के प्रायोजित हुई योजना है उसको दो पार्ट में भाग करना चाहिए, एक कोर और एक वैकल्पिक। कोर योजनाओं में से सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक समावेशन से जुड़ी योजनाओं को कोर ऑफ द कोर योजनाओं, उदाहरण के लिए मनरेगा के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास एजेंडा के तहत उपलब्ध धन को इन योजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाना चाहिए। सबसे पहला काम, कोर एवं वैकल्पिक योजना का वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अनुपात में किया जाना चाहिए। 8 पूर्वोत्तर जो राज्य हैं और 2 हिमालयी राज्य जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है और जम्मू कश्मीर के लिए कम से कम कोर योजनाओं के लिए 90-10 और तथा वैकल्पिक योजनाओं के लिए 80-20 अनुपात में इसको बांटा जाना चाहिए। अन्य राज्यों के लिए क्रमशः कोर योजनाओं को 60-40 और वैकल्पिक योजनाओं को 50-50 में बांटा जाना चाहिए। धनराशि जारी करने का तरीका सरल और केंद्र व राज्यों में नकदी प्रबंधन की मजबूत नीति के तहत होना चाहिए। संस्थागत नीति संस्थागत व्यवस्था, नीति आयोग को सहकारी संघवाद को मजबूत करने का दायित्व सौंपा गया। इसे समस्या समाधान मोड पर आपसी विचार विमर्श के लिए राज्यों और केंद्र की एक उपयुक्त मंच की तरह कार्य करना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए व्यवस्था, गैर योजनागत और गैर विकास उद्देश्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश को धन का हस्तांतरण गृह मंत्रालय के अनुदान मांगों के तहत किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोर और वैकल्पिक योजनाओं को 100% किया जाना चाहिए। तो ये हम लोग आगे की राह में बोल सकते हैं कि अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को समाप्त किया जाए तो क्या होना चाहिए, कैसा नहीं। बात करें शॉर्ट से न्यूज की तो सबसे पहला हमारा न्यूज है आईना। बोले तो आईना डैशबोर्ड पर
डैशबोर्ड फॉर सिटीज, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। हाल ही में और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल शुरू किया है। क्या है भाई आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज? ये विशेष पोर्टल 5 मुख्य विषय क्षेत्रों, थेमेटिक एरियाज में शहरों की स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने क्या चीज विशेष पोर्टल है? 5 मुख्य विषय क्षेत्र शहरों की स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। तो 5 क्षेत्रों को ग्राफिक में दर्शाया गया। इधर है ग्राफिक राशि में मुझे लगता है नीचे पे तो है। हाँ, पहले देख लेते हैं तो 5 कौन कौन से हैं। शहरों के लिए आईना डैशबोर्ड के 5 व्यापक स्तंभ, राजनीतिक और प्रशासनिक पहला, वित्तीय, योजना निर्माण, नागरिक केंद्रित गवर्नेंस, बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति। 5 हमने देखा था ना कि 5 मुख्य विषय क्षेत्रों में शहरों की स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी दी। देश भर में शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज नियमित आधार पर स्वेच्छा से इस पोर्टल पर ऑडिट गए खातों और स्वयं के द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रदर्शन मैट्रिक्स सहित अपना डेटा प्रस्तुत करेंगे। मंत्रालय डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के माध्यम से डेटा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में यूएलबी राज्यों की सहायता प्रदान करेगी। डीआईसी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन डिजिटल मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय रणनीतिक सहायता प्रदान करता है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इस पोर्टल के माध्यम से अर्बन लोकल बॉडीज अब ये देख सकेंगे कि वे अन्य अर्बन लोकल बॉडीज की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रेरणा प्राप्त होगी और इसमें सीखने का अवसर भी मिलेगा। यह पोर्टल लेवल भी अर्बन लोकल बॉडीज को सुधार हेतु उपलब्ध संभावनाओं की पहचान करने के लिए प्रेरित करता है। सीखने का अवसर मिलेगा यूएलबी को अपने अन्य प्रतिस्पर्धियों के सर्वोत्तम उदाहरण से सीखने और उन्हें अपने शहरों में लागू करने का अवसर प्रदान करेगा। पोर्टल की आवश्यकता क्यों है? स्थानीय शासन में संबंधित महत्वपूर्ण डेटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। इससे नई स्कीम की योजना बनाने और नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यूएलबी के बारे में अगर बात करें तो संवैधानिक निकाय 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने यूएलबी को शासन के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता प्रदान की। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने यूएलबी की जनसंख्या के आकार और क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया: नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। रूरल नगर पंचायत, रूरबन क्षेत्र में मतलब अर्बन क्षेत्र, इसको रूरबन लिखा है। अर्बन क्षेत्रों के लिए एक नगर पंचायत, ये ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हमारा क्षेत्र है। नगर परिषद की बात करें, म्युनिसिपल काउंसिल्स, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए। नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महानगरीय क्षेत्र, इसको दिखाया पड़ेगा। शहरी क्षेत्र के लिए परिवर्तित, तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले क्षेत्र को नगर पंचायत, और छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद, और बड़े महानगरीय क्षेत्रों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कार्य क्या है? यूएलबी को संविधान के अनुच्छेद 12वें अनुसूची में उल्लिखित 8वां विशेष कार्य सौंपे गए। शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग ये देखे थे कि ये शहरों के लिए आईना डैशबोर्ड के 5 व्यापक स्तंभ क्या है? राजनीतिक और प्रशासनिक और वित्तीय और योजना निर्माण, और केंद्र नागरिक केंद्र गवर्नेंस सेवा। अगला टॉपिक है मेरा आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंधित विधेयक, रिपोर्ट ऑन बिल्स फॉर क्रिमिनल लॉज। गृह मंत्रालय पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने आपराधिक कानूनों में सुधार के संबंधित 3 विधेयकों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंधित 3 विधेयक, भारतीय दंड संहिता, जो मैंने ये फरवरी या फिर जनवरी में भारतीय दंड संहिता 1960 का स्थान लेने वाली भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 का स्थान लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम
1872 का स्थान लेने वाला भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। बाद में इन विधेयकों को आगे की समीक्षा के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। इन विधेयकों को निम्नलिखित उद्देश्य: सबसे पहले अदालतों की बड़ी संख्या में लंबित मामलों के निपटान में मदद, समय पर न्याय सुनिश्चित करना, अप्रासंगिक औपनिवेशिक कानून को हटाना, न्यायोचित दोष से अप्रासंगिक औपनिवेशिक कानून को हटाना, न्यायोचित दोष सिद्धि की दरों में वृद्धि करना। विधेयकों में प्रस्तुत रिपोर्ट संख्या एक नजर में अगर देखें तो विधेयकों द्वारा किए जाने वाले मुख्य बदलाव और समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिश। आईपीसी की धारा 377 को हटा दिया गया। यह धारा प्राकृतिक के नियम के खिलाफ है। अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है। लेकिन समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिश यह है कि आईपीसी की धारा 377 को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाकर आंशिक रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने व्यभिचार से संबंधित आईपीसी की धारा 497 को निरस्त कर दिया था। व्यभिचार को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाकर इसे फिर से अपराध घोषित किया जाना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया गया। आईपीसी के प्रावधान के तहत अपराधियों को 6 प्रकार की सजाएं दी जाती है, जैसे कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास और कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना, सामुदायिक सेवा। न्यायिक दंडाधिकारियों को सजा के रूप में सामुदायिक सेवा लागू करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रूप से एफआईआर दर्ज करवाने व्यवस्था करनी, केवल ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक रूप से एफआईआर दर्ज करवाने की व्यवस्था करनी, केवल राज्य निर्दिष्ट तरीकों से माध्यम से ही ऑनलाइन एफआईआर, केवल राज्य निर्दिष्ट तरीकों के माध्यम से ही एफआईआर की अनुमति देनी चाहिए। गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी का उपयोग करना चाहिए। ये था हमारा विधेयक द्वारा दिए जाने वाले मुख्य बदलाव और समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिश। आर्थिक अपराधों और अपराधियों हेतु हथकड़ी के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को स्वीकार्यता बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को विचित्र करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा सांसद विधेयकों के खिलाफ मामलों का निपटान, डिस्पोजल ऑफ केसेस अगेंस्ट एमपीएस एंड एमएलएस। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय को दिशा निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लोअर कोर्ट उच्च दिशा निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किए। इस याचिका में उक्त अधिनियम की धारा 83 को चुनौती दी गई। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 83 बोलता है कि कम से कम 2 साल की सजा वाले अपराधों के दोषी उम्मीदवार को 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करके 6 वर्षों। सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों को शीघ्र निपटान के लिए स्वतः संज्ञान लेकर इन मामलों को दर्ज करने का दिशा निर्देश दिया। इन इन मामलों में इन डेसिग्नेटेड कोर्ट्स ऑफ एमपी एमएलए शीर्षक के तहत दर्ज किया जाएगा। ऐसे मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ द्वारा की जा सकती है। डेसिग्नेटेड पद नामित न्यायालय निम्नलिखित प्राथमिकता देगा: सांसदों और विधेयकों के खिलाफ मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा वाले अपराध के मामले में, 5 वर्ष या अधिक के कारावास की सजा वाले आपराधिक मामले। अन्य मामले ट्रायल कोर्ट दुर्लभ और अपरिहार्य कारणों से को छोड़कर अन्य किसी भी अदालत मामलों का स्थगन नहीं करेगा। उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए उपाय करने होंगे। 227 केवल प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में जहां वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है सभी न्यायालयों के अधिकारियों को अधीक्षण करेगा। ऐसे मामले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय। लिली थॉमस बनाम भारत संघ वाद 2013 जिन विधायकों और सांसदों को किसी अपराध से कम 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई वे सदन के सदस्य नहीं है।
भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बाद में तो मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के लिए अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया था 2018। अगला टॉपिक है हमारा इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनक्योर के माध्यम से उम्मीदवारों एवं चुनाव से संबंधित संपूर्ण प्रबंधन के लिए एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। यह एक एंड टू एंड एप्लीकेशन है। यह रिटर्निंग अधिकारियों को डाले गए वोटों को डिजिटल रूप देने, राउंडवार डेटा को सारणीबद्ध करने और फिर मतगणना की अलग अलग वैधानिक रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। एनकोर स्क्रूटनी, यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक एप्लीकेशन है। यह रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन की जांच करने में सक्षम बनाता है। एनकोर नोडल ऐप, जिसके माध्यम से एग्रीशमन, शिक्षा, पुलिस, पर्यावरण जैसे विभाग राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को रैलियों और रोड शो आयोजित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया मुझे। क्या है? भारतीय निर्वाचन एनकोर के माध्यम से उम्मीदवारों और चुनाव से संबंधित संपूर्ण प्रबंधन के लिए एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। एक सॉफ्टवेयर, ये एंड टू एंड एप्लीकेशन, यह रिटर्निंग अधिकारी को डाले गए वोटों का डिजिटल रूप एंड अराउंड वॉर डेटा को सारणीबद्ध करने और फिर गणना की अलग वैधानिक रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। एनक्योर स्क्रूटनी क्या है? इलेक्शन कमीशन की एक एप्लीकेशन है। कमीशन यह रिटर्निंग अधिकारी को उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन दाखिल किया अधिकारियों को उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन की जांच करने में सक्षम बनाता है। एनकोर नोडल ऐप, इसके माध्यम से अग्नि शहर, शिक्षा, पुलिस, पर्यावरण जैसे विभाग राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को रैली और रोड शो आयोजित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं। अच्छा। फिल्म पायरेसी को रोकना, कर्बिंग फिल्म। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की, जिसके तहत पायरेसी के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। इसके लिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 के तहत एक तंत्र स्थापित किया गया है। मूल कॉपीराइट धारक या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति कंटेंट की पायरेसी के मामले की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गैर अधिकृत व्यक्तियों की शिकायत के लिए अधिकारी शिकायत की वास्तविकता की जांच करेगा। इसके लिए वह हर मामले की अलग अलग सुनवाई कर सकता है। अधिकारी के निर्देश के बाद मध्यवर्तियों के 48 घंटे की अवधि के भीतर ऐसे सभी इंटरनेट लिंक्स हटाने होंगे जहां पायरेट कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है। पायरेसी पर अंकुश लगाने के लिए सिनेमाटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया। इसके तहत सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन किया गया। यह मौजूदा कानून का समर्थन करता है, जैसे कॉपीराइट अधिनियम 1957 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT 2000। ये लास्ट है हम लोग का और ये कंप्लीट हो गया हम लोग। इंटरनेट के प्रसार के साथ ही फिल्मों और अन्य संबंधित कंटेंट की चोरी बढ़ गई है, जिनमें इनकी अनाधिकृत नकल तैयार की जाती है। इससे फिल्म उद्योग को हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान होता है। सिनेमाटोग्राफर अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधान, यह अधिनियम फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उससे दिखाने पर रोक लगाता है या अपराध की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। बस कुछ नहीं है। हम लोग ये कंप्लीट किए हैं नवंबर वाला। ये नवंबर का पॉलिटी और गवर्नेंस
नेक्स्ट कल से हम लोग शुरू करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, और फिर वही हम स्टार्ट करेंगे फरवरी से, फिर जनवरी, फिर दिसंबर और फिर नवंबर। ये 4th मंथ का कंप्लीट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। ऐसे एक एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।